अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रॉक चैनल में। आज हम दो चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला तो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है कि एक फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म का मॉडल देखा गया है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में। उस पर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। कई लोग इसे TFX कह रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स TFX का हिस्सा बन चुकी है। उसके अलावा मिडल ईस्ट में ईरान और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हैं। तीसरा फ्रीक वहाँ इसराइल है और तबाही हो रही है शाम की और इराक की। ये हालात एक हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इस तस्वीर की तरफ। मैं सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि ये तस्वीर कोई नई नहीं है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की। रिपोर्टेडली ये पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जो मेन उनकी वेबसाइट है वहाँ देखी गई। उसके बाद ये स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया पूरे सोशल मीडिया पर, और जो सोशल मीडिया का जंगल है वहाँ ये बात आग की तरह फैल गई। बेसिकली रियलिटी ये है कि ये जो मॉडल है ये 2020 या 2021 के शुरू में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल की और टर्किश एयरफोर्स के कुछ ऑफिशियल्स की। ये उस दौरान मॉडल देखा गया था। और अगर आपको याद हो तो 2020 में ही सबसे पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान TFX प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। अगर हम इस चीज़ को उस बैकग्राउंड में देखें तो हाँ, TFX फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का मॉडल वहाँ पड़ा हुआ हमें नज़र आता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान TFX का हिस्सा बन चुकी है। बहरहाल इसके मुस्तकबिल में चांसेस भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसा कोई ऐलान किया गया है। इस वक्त जितनी भी कोई स्पेकुलेशंस की जा रही हैं इस बारे में, वो सब की सब मनगढ़ंत हैं। ये तस्वीर 2020-21 की है और अब जाके ज़रा ज़्यादा इसने हाइप पकड़ ली है। TFX बुनियादी तौर पर टर्की का फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म है जिसके पहले टैक्सी ट्रायल्स कामयाबी से हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्पीडी मूव कर रहा है और इसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी दिखाई है। फिलहाल इसमें अमेरिकन इंजन्स को नस्ब किया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में टर्की अपना एक इंजन बना रहा है। इसके डिफरेंट प्रोटोटाइप्स होंगे, कुछ ड्रोन्स में यूज़ होंगे, कजलेल्मा फाइटर में यूज़ होंगे और TFX में भी यूज़ होंगे। अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा, मैं अभी वाजे कर दूं, जैसे F-35 बनाता अमेरिका है, लेकिन उस प्रोग्राम के पार्टनर बहुत से दूसरे कंट्रीज़ हैं और दूसरे कंट्रीज़ जो उसके पार्टनर बनते हैं वो फिर F-35 के मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स को बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि F-35 की प्रोडक्शन वो अपने मुल्क में भी ले आते हैं। सेम इसी तरह पाकिस्तान अगर इसे ज्वाइन करेगा तो ऑब्वियसली इसके बहुत से सब सिस्टम्स की तैयारी पाकिस्तान में शुरू होगी और पाकिस्तान फिर एक कंट्रीब्यूटर के तौर पर इसमें आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये चीज़ कंफर्म नहीं है और हमें आने वाले वक्त में वेट करना होगा इस चीज़ के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें तो सीरिया में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिली, जहां ईरानियन बैक्ड प्रॉक्सीज ने अटैक किया अमेरिका पर, और उसके जवाब में अमेरिका ने वापस जब अटैक किए हैं ईरान पर तो ईरान का नुकसान भी हुआ। उसी के साथ मिलकर इजरायली फाइटर जेट्स ने भी बॉम्बिंग की और इस बॉम्बिंग में 2 IRGC के ऑफिसर्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। एक नई इन्फिनिटी वॉर जारी हो चुकी है और ये एक ऐसी लामहदूद जंग है जिसमें है तो बेसिक इंटरेस्ट 2 या 3-4 कंट्रीज़ का, लेकिन उसमें कई दूसरे मुल्क बिला वजह घसीटे जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीरिया और इराक में होने वाली इस जंग की, जहाँ सीरिया और इराक एक बैटलफील्ड या अरीना बन चुके हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि US और ईरानियन बैक प्रोक्सीज, या मैं यूँ कहूँ कि खुद ईरान ही इनके पीछे आमने सामने आए हैं और इसमें इनडायरेक्टली कोलेट्रल डैमेज के तौर पर सीरियन लोगों का नुकसान हो रहा है। बेसिकली US और ईरान को आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतने अरसे जो चीज़ें एक दफ़ा सर्द पड़ चुके थे मामलात, वो अचानक से दोबारा खोलते हुए लावे की तरह हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। इससे पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा कि ईरान और इराक के आपस में क्या रिलेशंस थे, US किस तरह इन दोनों के रिलेशंस पर असरअंदाज हुआ, किस तरह आज लेबनान, सीरिया, इराक में सिविल वॉर जारी है और इसमें अमेरिका और ईरान का क्या हाथ है। तो बेसिकली 1980 से लेकर 1988 तक 8 साल तक ईरान और इराक की आपस में एक जंग लड़ी गई थी। ये जंग बहुत ही बड़े पैमाने पर हुई थी और इसमें दोनों कंट्रीज मुख्तलिफ मुआशी मसाइल की दलदल में फंस चुके थे। और इस जंग में एज़ यूजुअल अमेरिका कहाँ पीछे रहने वाला था। इसी जंग के दौरान अमेरिका ने भी अपने पंजे इलाकों में गाड़ना शुरू कर दिए थे, जिनमें शाम और इराक शामिल थे। इराक ईरान वॉर के फ़ौरन बाद कुवैत को इन्वेड कर दिया गया सद्दाम हुसैन के थ्रू। अब यहाँ उसकी दो वजूहात थी। एक तो $30 बिलियन पे करना था कुवैत का, जो कि ईरान इराक जंग में सद्दाम हुसैन ने लिए थे और उस वक्त इराक इस पोजीशन में नहीं था कि ये पैसे वापस कर सके। दूसरा, सद्दाम हुसैन इस चीज़ को समझते थे कि अगर वो अपनी इस इराकी गवर्नमेंट को एक्सपेंड ना कर पाए तो ज़ाहिरी बात अमेरिका या सोवियत यूनियन तो पहले ही उनके दर पर थे, तो उन्होंने कुवैत को इन्वेड कर दिया।
ये इन्वेजन 90s के इरा में हुआ, 1990s में। कुवैत के इन्वेजन के बाद भी खिते के हालात बेहतर नहीं हुए थे, इसी तरह चीज़ें चलती गई। 2003 में फाइनली अमेरिका ने यहाँ एयर रेड्स की, और ये एयर रेड्स इतनी ज़्यादा शदीद थी कि इनमें कई मासूम लोग शहीद कर दिए गए। अब इसके पीछे अमेरिका के अपने ज़ाती मफादात थे। वो इन इलाकों का तेल हासिल करना चाहता था, जो कि इससे पहले वो यहाँ से ख़रीदता था, और मुस्लिम कंट्रीज़ का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था यहाँ पर ऑब्वियसली। अब जब अमेरिका ने 2003 में यहाँ बमबारी की, कई बेगुनाह लोग शहीद हो गए। 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और अल्टीमेटली 2006 में उन्हें फांसी दे दी गई। अब 2006 से लेकर अब तक यहाँ मुख्तलिफ प्रोक्सीज़ हैं। ईरान को भी एक किस्म का गुस्सा है इराक पर। ईरान भी बुनियादी तौर पर यहाँ एक शिया बेस्ड गवर्नमेंट चाहता था जिसके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो और ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट को वो खुश कर सके, लेकिन ऐसा सद्दाम हुसैन ने नहीं होने दिया था। इस चीज़ की झलक हमें आज भी नज़र आती है, जहाँ अल कुद्स और इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसी प्रोक्सीज यहाँ मौजूद है जो ईरान के लिए काम करती है, जिनमें हवातुल गालिबून भी शामिल है। अब रिसेंट हुआ क्या है, तो होता यह है कि 24 से 25 मार्च के दरमियान यूएस एयरफोर्स एक मैसिव एयर रेड करती है उमर ऑयल फील्ड्स पर, जो कि सीरिया में मौजूद है। यहाँ रिपोर्टेडली ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट्स मौजूद थे और उसके अलावा सीरियन फौज के भी पर्सनल्स मौजूद थे। बहरहाल ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 सीरियन फौजी अपनी जान गंवा बैठे इस यूएस एयर रेड में। अब इसके जवाब में आता है ईरान पूरी सपोर्ट में सीरिया की, और ये कहता है कि अगर आपने हमारे ठिकानों पर चूके बमबारी की है और हमारे मिलिटेंट्स वहाँ मौजूद थे, तो हम भी आपको अब जवाब तो देंगे। ईरान इसी दौरान गो फॉर दी एक्शन का एक सिग्नल देता है लिवाल गालिबून को, और ये यहाँ कसफ 1 यूएवीज फायर करती है। कसफ 1 बेसिकली हाउसी बागियों के थ्रू बनाया जाने वाला एक ड्रोन है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, और इसके थ्रू एक यूएस कन्वॉय पर हमला किया जाता है सीरिया में। और इसकी रिपोर्ट्स क्या आई उसके बारे में मीडिया ने कुछ नहीं बताया। बहरहाल मुख्तलिफ असेसमेंट के मुताबिक यूएस का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, फौजी वगैरह भी इनके काफ़ी जख्मी हुए थे। अब मामलात बहुत हद तक ख़राब हो चुके थे। इसी दौरान एक ईरानियन आईआरजीसी के जनरल का बयान आता है जिसे ईरानियन ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट किया ट्विटर पर। ईरानियन जनरल का ये कहना था कि हम इजराइल पर इस काबिल हैं कि कई दर्जन मिसाइल कुछ ही सेकंड्स में फायर कर दें। अब ज़ाहिर देखने को यहाँ इजराइल का कोई हाथ नहीं था, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वो ये बताई जा रही कि यूएस ने जो एयर स्ट्राइक की थी वो इजरायली टेरिटरी को यूज़ करते हुए की थी, और रिपोर्टडली उन यूएस ड्रोन्स को इजरायली फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट कर रहे थे। ईरानियन जनरल की इस धमकी के साथ ही उसी रात ये खबर मंजर-ए-आम पर आती है कि अल अनबिया एयर डिफेंस बेस पर ईरान बहुत मैसिव पैमाने पर एयर डिफेंस एक्सरसाइज करता है, जिसमें ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स की प्रैक्टिस की जाती है। एक कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हो ही गया था, लेकिन इस जलती पर तेल का काम करती है एक इजरायली एयर स्ट्राइक जो कि 31 मार्च को हुई। 31 मार्च को ये इजरायली एयर स्ट्राइक होती है, और इसमें ईरानियन आईआरजीसी के एक मिला हैदरी नाम के एडवाइज़र वो असैसिनेट कर दिए जाते हैं। और ये जो असैसिनेशन होती है ये दमिश्क में होती है, दमिश्क में, सीरिया में। अभी तक का ये वो रीसेंट वाक़या है जो हुआ है, और इसके बाद से लेकर अब तक बहुत ही ज़्यादा टेंस सूरत हाल है पूरे इराक और सीरिया में, क्योंकि इराक और सीरिया में ईरानियन बैक्ड प्रोक्सीज़ के बहुत ही ज़्यादा डीप नेटवर्क्स हैं, और इन दोनों कंट्रीज़ का एक हिस्सा है जो ये प्रोक्सीज़ ही कंट्रोल करती हैं। वहाँ इनकी जो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है उनका कोई अमल दखल ही नहीं होता। सो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान क्यों इन खितों में आया और क्यों ईरान यहाँ होल्ड चाहता है, क्योंकि ये एक बफर स्टेट का काम करती है। अगर यहाँ ईरान का होल्ड ख़त्म हो गया तो इजराइल और यूएस के लिए ईरान पर हमला करना एक पीस ऑफ केक होगा। लेकिन 100 बातों की एक बात, बेसिक वजह तो यही है कि ईरान अपने पॉलिटिकल लेवरेज को यहाँ यूज़ करना चाहता है, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है, और यूएस और इजराइल अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। और अल्टीमेट गोल क्या है? सीरिया और इराक में पैदा होने वाले तेल और उसके ज़खायर पर कब्ज़ा करना, और अपना वहाँ एक पॉलिटिकल सेटअप कायम करना, ताकि मुस्तकबिल में ये 3-4 जो मेन कंट्रीज़ हैं ये अपने फ़वायद हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो दिलचस्प रही होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।